ताकि जब लोग सिलेबस शुरू करेंगे उस समय आप लोग रिवीजन करना शुरू करोगे। अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। एक एफ बैच था जो अभी विदाई दी है, एक ए था जिसको हमने जनवरी में विदाई दी। अब इनका एक साथ टेस्ट करवाए तो ए वाले एफ वालों को 50-50 नंबर पीछे छोड़ रहे हैं। तो बच्चे का सर हमारा का कॉन्फिडेंस डाउन हुआ। तो बेटा डाउन हो ही जन, थे आया हूँ हम 1.5 साल बाद। अब आप सोचो कि वो 1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं, अब आप उनको कैसे पीछे रखोगे? जिस समय आपने कोर्स शुरू किया था उस समय वो रिवीजन कर रहे थे। आपका कोर्स पूरा हुआ, उन्होंने प्रैक्टिस वैक्टिस करके फ्री है। अब खाली वो सुबह से शाम तक बच्चे बैठते हैं कि सर 4 दिन में पूरा कर देते हैं सिलेबस, पढ़ाई इतनी बार है तो हो ही जाता है। अब वो लीड नहीं टूटेगी आपको ए बैच वालों की। अब वो टेस्ट में नंबर आ रहे हैं, ए वाले 230 35 40 ला रहे हैं, वो बाकी वाले 150 60 पे अटके हुए पड़े हैं, 55 60 से 65 नहीं हो रहे हैं। कैसे होंगे? गलती ये रही कि वो देर से तैयार हुए, एक जल्दी तैयार हुए, उन्होंने सिलेबस को भी उसी हिसाब से पढ़ लिया। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई जीवन में आप अच्छा करें, आपकी एक अलग से पहचान हो, तो एटलीस्ट ये बहुत सही समय है जब आपको अपनी सारी चीज़ें त्याग के पढ़ाई पे लग जाना चाहिए। बाकी देखिए मैं बताऊं, कोई किसी का है नहीं। पढ़ोगे, अच्छा रिजल्ट आएगा तो सब रिस्पेक्ट देंगे, फेल हो गए तो लोग मजे लेंगे, मैं तो आपको क्लियर बोलता हूँ। और नौकरी के लिए ना तो 10वीं के परसेंटेज मैटर करते हैं, ना 12वीं के परसेंटेज मैटर करते हैं, ना आपका पास्ट मैटर करता है। भूतकाल में आप क्या रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बहुत जीनियस रहे हैं, इधर नहीं पढ़ोगे रिजल्ट नहीं आएगा। आप बेहद कमजोर रहे हैं पढ़ाई में, लेकिन यहां आपने दबा के तैयारी कर ली, अच्छी रैंक आ सकती है। आपका इतिहास बड़ा खराब रहा है लेकिन अब आप सुधर गए हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं, तब भी चीजें बढ़िया हो जाती है। इसलिए कह रहा हूं कि सब चीजें भूल के अपने आप को एक अच्छा विद्यार्थी मानना शुरू कर दो और सब चीजें छोड़ दो। अगर आप चाहते हैं कि कोचिंग संस्थान आपका फायदा करें, तो उसके लिए कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जो मैं आज ही बता देता हूँ। मैं डे फर्स्ट बताता हूँ। देखो, कोचिंग आने से नौकरी नहीं लगती। कोचिंग में हजारों बच्चे आते हैं और लगने वालों की संख्या डबल या डिजिट में होती है। कोचिंग आने भर से सिलेक्शन नहीं होता, किसी भी प्रकार की गलत फहमी में नहीं रहना। सिलेक्शन तभी होगा जब आप कुछ बिंदुओं का ध्यान रखोगे। अब पिछले 15 साल से मैं कोचिंग संस्थान में पढ़ा रहा हूँ, और जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। आप इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हो तो ये मोटी फीस भर देना। नहीं रख सकते हो तो घर वालों का पैसा बर्बाद करना मत, होना कुछ है नहीं। मैं एज ए शिक्षक बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले युवराज जी बोल के गए, वो एज ए बिजनेसमैन बात कर रहे हैं। वो उनका बिजनेस है और वो उनकी बात में भी व्यवसाय है। और मैं आपको एज ए शिक्षक बात कर रहा हूँ कि अगर कुछ बातों का ध्यान रख सको तभी फीस भरना, अदरवाइज मत भरना। मैं फिर से कह रहा हूँ, पहली बात, नियमित आना ही पड़ेगा। आप सोचते हो कि 5 दिन आएंगे 2 दिन नहीं जाएंगे। कई बार यहाँ पे क्या होता था, हालांकि मेरी कक्षाओं में बहुत डिसिप्लिन रहा है, अनुशासन, तो मैं खुद नाक काटता हूँ हर दिन बच्चों का। इतना डौचे डौचे सेट की उड़ा पूरे बावजूद भी कई लड़के और लड़कियां दोनों कई बार बैग यहाँ आती है, बैग रख दिया, लड़कों ने भी रख दिया, निकलते हैं, क्लास की लास्ट पीरियड में वापस आके बैग लेके घर जाते हैं। घर वालों को लगता है कि कोचिंग गए हैं, यहाँ से गए घूमने फिरने मौज करने, कोचिंग को कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। अल्टीमेटली नुकसान केवल खुद को हुआ है। कृपया करके अगर ऐसा करने वाले हैं तो न आए। हमारा रिजल्ट भी खराब होता है, मूड भी खराब होता है। एक बैच था मेरे डी बैच, इतने प्यारे बच्चे, इतने इंटेलिजेंट, भगवान की कसम। अब रिजल्ट आएगा मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा ठीक रहा ना तो राजस्थान के टॉप 10 में मुझे लगता है डी बैच के 3-4 बच्चे होंगे।
सब कुछ ठीक रहा और वो बच्चे अगर परीक्षा हॉल में ठीक करके आए तो मैं आपको बताऊंगा इसी बैच में, क्योंकि आपके बैच चलते चलते ही वो रिजल्ट आएगा। इसी जगह चलता था, इसी तरह भरा हुआ था, उसमें एडमिशन हुए नहीं थे बच्चों के, हमने फिर एडमिशन क्लोज किए थे। क्लोज करके फिर 1 महीने बाद में वापस ई बैच लगा कि उन सारे बच्चों को जो नहीं एडमिशन नहीं दे पाए उनको हमने ई में कन्वर्ट किया था। ये पता है मार्केट को डी और ई का क्या हुआ था। तो डी में वही स्टूडेंट आ पाए जो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, और उन्होंने पहले दिन में जो भी था, इतना प्यारा बैच, उसकी अनुपस्थिति मैंने कभी नहीं देखी। लास्ट महीने भी जब क्लासें हो रही थी तो हॉल उस समय भी भरा हुआ था, और अंत में जब बच्चे जा रहे थे, कुछ पोर्शन बचे थे कोई शिक्षण विद्या वगैरह, तो बच्चों ने पूछ के गए सर अब हमारे ये पढ़ा हुआ हम नहीं आया, तो मैंने कहा अब नहीं आओ तो कोई बात नहीं। अंत तक वो स्टूडेंट क्लास के अंदर आए, कोई कभी कोई उन्होंने वो ऐसे बंक नहीं मारे कि यहाँ आए चले गए। तो मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि डी बैच की भांति अगर आप नियमित रूप से आ सको, कि आज जा रहे हैं और लास्ट अंतिम विदाई तक हम नियमित आएंगे, कभी कोई इमरजेंसी होती अलग इश्यू है, उसके लिए हम ऑनलाइन क्लास देते हैं कि भाई चलो एक दिन आपकी कोई घर पे इमरजेंसी हो गई आप नहीं आ पाए तो आप ऑनलाइन देख लो। कई बार आप ऑनलाइन को इस सुविधा के रूप में लेते हैं कि ऑनलाइन देख लें, ऑनलाइन कभी क्लासें देखी नहीं जाती, हजार हजार कक्षाएं ऑनलाइन नहीं देखी जाती। ऑनलाइन बच्चे केवल कोर्स खरीदते हैं, देखने वालों की संख्या 1% भी नहीं है। 10 20 50 क्लासें देखते हैं, सारी क्लासें नहीं देखी जाती ना लिखी जाती। पहली बात जो बच्चे गलती करते हैं। दूसरी बात मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये चीजें कर सको तो ही आप फीस भरना, अन्यथा क्योंकि सीरियस बच्चे आते हैं ना तो हमें पढ़ाने में अच्छा लगता है, क्योंकि आज अपना आगे 14 15 महीने का साथ चलने वाला है, और 15 महीने साथ चलते हैं इसका मतलब होता है 11वीं और 12वीं 2 कक्षाएं। 2 कक्षाओं में आप अपने 15 महीने वहां गए नहीं होंगे, क्योंकि स्कूल में 183 दिन स्कूल लगता है। 183 और 183 का मतलब होता है 365 दिन, 12 महीने होते हैं 11वीं 12वीं में। 10वीं 11वीं 12वीं 3 कक्षाएं करते हैं, तब जाके 15 महीने का आपका स्कूलिंग होता है। वो अब आगे 3 साल मतलब वो 3 साल स्कूलिंग के बराबर अब साथ रहने वाले हैं। तो हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमें बहुत अच्छे बच्चे मिले, जो एटलीस्ट ये है कि मास्टर पढ़ा के आए, दूसरे दिन प्रश्न करें कि सर ये समझ में नहीं आया, सर आपने पाठ पढ़ाया मैंने प्रैक्टिस की थी, इसमें 3% ऐसे थे जो आपसे पढ़ाए हुए में से नहीं थे, उसका सर थोड़ा बता दो। सर आपने 1882 लिखवाया है, उस किताब में सर 1881 मिल रहा है, अब हमें सर क्या मानना है। डी के बच्चे ऐसे थे, एक एक क्लास में मुझे 3 3 दिन तक वापस, मैं कहता था, एक दिन मैंने पढ़ाया चिरंजी लाल का संबंध इससे था, तो सर चिरंजी लाल कौन सा, शर्मा की मिश्र, तो मैंने कहा बेटा कल बताऊंगा। मैं घर जाके दूसरे दिन वापस किताब से देख के आया, मैंने कहा मिस्र, तो सर मिस्र उसमें भी आया था, दोनों में ये आदमी एक था कि अलग था, मैंने कहा सर कल और देख के बताऊंगा। दूसरे दिन फिर घर पे देख के आया, मैंने कहा बेटा ये दोनों अलग थे, तो सर अलग थे तो सर इनकी जन्म तिथि सेम कैसे हुई, मैंने कहा मैं फिर देख के आऊंगा। चौथे दिन जाके उसको कहा कि बेटा एक ही था, हाँ हमें सर सही है, और वो सेम पर्सन अभी फर्स्ट ग्रेड में आया। अब उस बच्चे ने हमें ठीक कर दिया। ऐसे ऐसे बच्चे थे, कई बैच में ऐसे बच्चे आते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसे स्टूडेंट हो, ताकि क्या है कि हम भी तैयार होके, अगर बच्चा मूर्ख होता है ना तो मास्टर को आनंद आ जाता है। आनंद क्यों आता है, पूछने वालों को, यह बुआ जाओ मैं फटाफट कोर्स निपटाओ। और बच्चा अगर इंटेलिजेंट होता है तो बैरियर है एकदम, गाड़ी ने चौथे नंबर मार देगी ब्रेक लग जाके तो सर समझ में को आयो। हम चाहते हैं कि बच्चे सच में अच्छे हो, ताकि क्या पढ़ाने में आनंद आता है। दूसरी बात, रेगुलर आने के साथ साथ में आपको यहां जैसे 5 घंटे क्लास लगी या 6 घंटे का टाइम गया, शाम का टाइम है तो आपका क्लास हमेशा शाम को ही लगेगी, ये तय बात है। तो मैं ये मानता हूं कि 12 1 बजे के बाद आप, या जो भी आपका कोचिंग को टाइम दे दिया आपने, शाम को घर जाके खाना वाना खा लिया, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि घर पे आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कि जो इतना पढ़ाया इन्होंने, घर जाने के बाद भोजन करके उसको वापस 1 घंटे तक आराम से पढ़ के सो जाओ, क्योंकि बहुत थके हुए होते हो। और सुबह उठने के बाद एटलीस्ट एक बार पूरा वापस पढ़ के फिर कोचिंग आओ।
इससे क्या होगा कि सिलेबस साथ साथ में आप याद करते जाओगे। आप चाहते हो कि नहीं सब बाद में करेंगे, तो बाद में बेटा कुछ भी नहीं होगा। रजिस्टर की साइज बढ़ती जाएगी, लास्ट में याद नहीं होंगे। बच्चे क्या करते हैं, ऐसा करने वाले संख्या होती है 100 में से 10 बच्चों की, बाकी घरे जाए बेटा हो रहे सुबह उठे 8 बजे, हमें ही आड़ो बड़े है 8-9 बजे उठे, मस्त नाश्ता वास्ता करे, अखबार अखबार जो है चाव पिए, बंतल ठोके, 11-12 बजे बढ़े मैं हालो कोचिंग हालो। अगर ऐसे करोगे तो पिछड़ जाओगे, कोचिंग का कोई फायदा नहीं मिलेगा, मैं हकीकत बता रहा हूँ। और आप कोई अमीर परिवारों से हो नहीं कि आपको पैसे का कोई फर्क नहीं पड़ता। एक रुपये रुपये किया मावे वो थाना ध्यान है वो, बड़ी मुश्किल से घर वाले पैसे जुटाएंगे, उनको एकदम बूझ रही आवे थे कौन के हमारे 15,000 रुपये चाहिए, हालत खराब हो जाएगी, कहाँ से लाऊं। घर में घी देखा जाता है, घी बेच लेते हैं, या फिर कोई फसल देखी जाती है, या मतीरे के बीज देखे जाते हैं, या ग्वार देखा जाता है, या बाजरी 4 बोरे देखे कि यार बेचे करे बच्चे रे फीस रख भैया एडजस्ट करो खेत में करे लाइन तो नहीं मिला तो ब्याज मथे लाई दे। क्योंकि वो लगता है कि मेरा, क्योंकि मैं आपको बताऊं दुनिया में सबसे आहत करने वाली चीज पता है क्या होती है, उम्मीद का टूटना। और घर वाले जब आपको यहाँ भेजते हैं और पैसे देते हैं तो उसके पीछे वो बड़ी उम्मीद बांधते हैं आपसे कि बच्चा गया है तो एक अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। और आप यहाँ आके जब उम्मीद तोड़ते हो ना, इससे बड़ा पाप मैं इस सृष्टि में कुछ नहीं मानता। या तो उनको कह दो देखो मेरे से पढ़ाई होगी नहीं, मैं मेरे काम धंधे पे जा रहा हूँ, तो कम से कम उम्मीद तो नहीं रखेंगे, वो सोचेंगे कि भाई हमारा बच्चा जो है वो पढ़ाई छोड़ दी। आप उनको बड़ी उम्मीद बंधा के यहाँ पे आए हो, महीने महीने वो हर पैसे नहीं भेजते, उम्मीदें भेजते हैं। और यहाँ आके आप अगर पूरे दिन उस मोबाइल की और रील की दुनिया में खोए रहेंगे, तो ये इससे बड़ा धोखा, जिन्होंने आपको पैदा किया, जिन्होंने आपका पालन पोषण किया, उनके साथ इससे बड़ा धोखा कुछ नहीं हो सकता। जब आप महीने महीने 5-6 हज़ार रुपये मंगा के और चारपाई पे टांग चढ़ा के जब रील्स देखते हो, तब आपको शर्म नहीं आती कि हम कर किस क्या करने आए और कर क्या रहे हैं। ये बात है, मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं जो देखता वो बोल रहा हूँ आपको। तो अगर सच में ही पढ़ना है तो कम से कम इस चीज का ध्यान रखना कि उम्मीदों को मूर्त रूप देने के लिए अपने जी जान लगा दो। सुबह उठो टाइम पे, तो सिर्फ करना क्या है, जितना पढ़ाया है उसको रात को एक बार पढ़ के। और क्योंकि देखो जैसे 4 क्लासें लगती है ना, तो 10 या 12 पेज लिखवाते दिन में, एक शिक्षक 2-2.5 पेज से ज्यादा नहीं लिखवा पाता। ये मुझे पता है, मैं खुद पढ़ाता हूं तो मुझे पता है। 12 से 14 पेज पढ़ने में कितना समय लगेगा, खुद लिख के आए हो दिन में, 1 घंटा लगेगा। वो पढ़ लो आराम से, फिर आप अपना सो जाओ भली, फिर सुबह उठ के बढ़िया से उसका रिवीजन करके फिर आओ। तो क्या है कि जब मास्टर शुरू करेगा ना, तो आपके पढ़ा हुआ होगा तो आप सीधे कनेक्ट कर लोगे चीजों को। 95% बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, और फिर लास्ट में कहते हैं सर याद हुए को ना, मैं क्या करूं, हम याद हुए कि हम जब काम करना था उस समय आपने काम नहीं किया। और मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं कि 2 साल आप ऐसा कर लो, आगे जीवन बन जाएगा 40 साल का। सिर्फ 2 साल ही ये कार्य करना है। आपकी बौद्धिक क्षमता कैसी है ये छोड़ो, भूल जाओ आप ये दोष नहीं दे सकते कि मुझे याद नहीं होता, आप ये दोष नहीं दे सकते कि मेरे परीक्षा में एरर होती है, आप ये नहीं कह सकते कि मेरी एक्यूरेसी सही नहीं आती, परीक्षा में गलतियां हो जाती है। ये सारी की सारी अपनी खुद की कमियां हैं। देखो दोष देने से आप सफल होंगे नहीं, आप 1000 दोष दे दो भली। बॉलर जब बॉल फेंक रहा है और बैटर अगर आउट हो रहा है तो गलती बैटर की है। आप ये नहीं कह सकते कि यार वो बॉल थोड़ी बाहर लगा पड़े गई दिन में बाहर लो किनारो लियो, तो गई तो घाती हो क्यों हाथ बैठ गए, तन ध्यान नहीं बॉल बाहर जावे तो पासो गया खेचनो तो गलती किसकी है, बैटर की है। दोष देने से वो वापस क्रीज पे नहीं आएगा। बेहतर होगा कि उसको काम करना पड़ेगा, उस पे उसको काम करना ही पड़ेगा। अगर काम नहीं करेगा तो फिर उस जगह पे वो मारा जाएगा। और कई खिलाड़ी आपने देखते हो कि शॉर्ट बॉल नहीं खेल पाते और अगली 2-3 साल बाद वापस दिखाते हैं कि वो शॉर्ट बॉल सही खेल रहा है। तो क्लियर सी बात है, देखो आप बहाने बना के किसी पे दोष दे के सफल नहीं हो सकते। दूसरी गलती जो स्टूडेंट कोचिंग में करते हैं तो मैंने आपको बताई। अब मैं करता हूं तीसरा पॉइंट। यहां पे टेस्ट होता रहता है और मुझे बताते हुए बड़ा दुख भी होता है और बड़ी हंसी भी आती है कि टेस्ट के टाइमिंग में आधे बच्चे
उपस्थित हो जाते हैं। टेस्ट ले आपके लिए रहे हैं, पढ़ाया उसमें से ही ले रहे हैं। उसमें आधे बच्चे इसलिए नहीं आएंगे कि आज टेस्ट है। अब जो आएंगे उसमें भी एक वर्ग ऐसा है जो मोबाइल से या मिल के कर रहा है। अब ड्यूटी देने हम तो आएंगे नहीं, बच्चे आते हैं, दूसरे स्टाफ आता है, उनको जवाब देते नहीं। और करो महारत की एक, ऐसे करके रैंक ले आते हैं। इससे लॉस किसको है बताओ? वो रैंक भले कितनी बड़ी आ जाएगी, मेंस परीक्षा में नंबर नहीं आएंगे। तो कई बार कहता हूं कि पूरे टेस्ट दो, ईमानदारी से दो। कम से कम आपको पता तो चलेगा कि आपके 30 नंबर आए हैं तो आपकी स्तर 30% है। अगली बार हम 35 करेंगे, अगली बार 37 करेंगे, फिर आगे 40 करेंगे। एटलीस्ट टारगेट तो मिलेगा। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका लेवल कहां पे है। उसमें ईमानदारी नहीं है। इसलिए मैं हर बैच में कहता हूं, मेरी पहली क्लास इसी बिंदु पे रहती है कि अगर कोचिंग आओ तो किसी गलत फहमी में मत रहो। आपका उद्देश्य जो है वो साफ होना चाहिए कि मुझे 2 साल तक डेडिकेटेड होके या मेहनत करनी अपने आप में, और अपना रिजल्ट लेके निकलना है।